अक्सर आपने कड़ पिशाचनी, अप्सरा सिद्धि या योगिनी यक्षिणी सिद्धियों के बारे में सुना होगा। और जब भी कोई साधक इन बड़ी सिद्धियों को हासिल कर रहा होता है, उसके पास एक प्रॉपर गुरु होते हैं। बिना गुरु मार्गदर्शन के या बिना गुरु यंत्र के अगर कोई भी साधक इन बड़ी सिद्धियों को हासिल करता है अपने फायदे के लिए, चाहे वो जो भी करना चाह रहा हो उसके लिए, अगर सही मार्गदर्शन न मिला हो या सिद्धि को बीच में छोड़ दिया गया हो, उसके साथ वो चीजें हो जाती हैं जो उसको जीवन पर्यंत याद रहती हैं, या कई बार तो ऐसा हो जाता है कि याद करने वो लायक नहीं बचता। आज की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है। एक लड़का अप्सरा सिद्धि करने के लिए निकल जाता है, आधे में ही छोड़ता है, फिर उसके साथ अप्सरा आती है या क्या आता है पता नहीं चलता, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी रूह कांप जाती है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो दरअसल ये स्टार्ट होती है स्टोरी गांव से। एक यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम अंकुर है। यह अंकुर नाम का लड़का बड़ा सीधा था, सब कुछ अच्छे से इसका जीवन चल रहा था। सीधा और भोला जब कोई इंसान होता है तो लोग उसको प्रताड़ित बड़ा करते हैं। इस लड़के को भी लोग अक्सर प्रताड़ित किया करते थे। अच्छा, गांव के लोग पलायन कर रहे थे, कोई बाहर जाके कमा रहा था, कोई दुबई निकल रहा था, कोई सऊदी निकल रहा था, कोई बम्बई निकल जा रहा था। अभी तो मुंबई है, पहले बम्बई हुआ करता था। गांव के लोग अपना गए, अपना काम हम किए, फिर वापस कुछ पैसा वैसा कमा के लाए, घर बनाया, थोड़ा समाज उमाज बनाया। तो ऐसा ये अंकुर नाम का लड़का था। दरअसल इसकी जॉब लगती, मतलब किसी ने संबंध से इसको लेके गया होगा बम्बई में, तो वहाँ पर सेठ जी के यहाँ इनको जॉब लगती है ड्राइवरी की। अच्छा, सेठ जी जो थे वहाँ पर बम्बई में, वो सुनार का काम करते थे। और सेठ जी की एक लड़की बड़ी प्यारी थी जिसका नाम खुशी था। वो भी शायद 20 से 21 साल की थी और उसको मतलब दिल्ली में ही कहीं एक कॉलेज है, नाम आपको रिवील नहीं करूंगा, वहाँ पर वो कॉलेज पढ़ने जाया करती थी। बड़े बड़ों का तो काम ही होता है कि आपके पास समय नहीं है तो एक ड्राइवर लगा रखा है, बिटिया को बढ़िया ड्राइवर लेकर जा रहा था। अंकुर थोड़ा मतलब सीधा साधा तो था ही, इसके ऊपर भरोसा भी वो लोग करते थे और बात को मानता भी था। तो ये जो खुशी लड़की थी, इसको छोड़ने और ले जाने का काम मतलब अंकुर ही किया करता था। अच्छा, अंकुर का जो पुराना पास्ट है वो भी बड़ा अजीब सा डार्क था। इसके जीवन में मतलब प्यार नहीं मिला था कभी। ये अपने ही गांव से थोड़ी ही दूर पर एक लड़की थी जिसको प्रेम किया करता था। दरअसल मतलब होता है ना कि जब आप 10th या 12th करते हो तो आपके संबंध में कोई एक लड़की आती है, और लड़की जब आसपास के गांव में होती है तो गांव के अंदर एक सामाजिक प्रतिष्ठा होती है कि अगर आप वहां पर जाते हो तो बिटिया की बदनामी, उनके घर वाले या इनके घर वालों की बदनामी हो जाती है। तो ऐसा कुछ खुलासा वलासा हो गया होगा, या मतलब दोस्ती यारी में ही कुछ हो गया होगा। तो इन दोनों की बातें होना आपस में बंद हो गई थी। समय के साथ क्या हो रहा था, ये जब लड़कियों को देखता तो बड़ा मन करता कि लड़कियों से बातचीत करे, उनके हाथों को छुए, उनके पास जाए, उनके करीब जाए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति इसको पैदा नहीं हुई, मिली ही नहीं, मौका ही नहीं मिला, किसी लड़की ने इसको भाव ही नहीं दिया था। लेकिन एक मर्द था, अधूरा मर्द जब एक बिना लड़की के जीवन जीता है और उसके अंदर बहुत सारे ख्याली पुलाव पल रहे होते हैं, तब उसका दिमाग बड़ा ख़राब हो जाता है। ऐसा ही एक अंकुर जो सीधा तो था लेकिन दिल का थोड़ा सा मैला था लड़कियों के प्रति। हर लड़की के प्रति नहीं, लेकिन जिससे इसके बन जाती थी। तो ये जो खुशी नाम की लड़की थी, जब इसको छोड़ने जाया करता था तो अक्सर जो कार था वो शीशा होता उसमें देखा करता था। बड़ी खुशी मतलब मॉडर्न ख्यालात की थी, वेस्टर्न ड्रेसेस को पहना करती थी और बहुत बेबाक होकर बोला करती थी। और कार में जब जाती थी तो हंसी टिटोली करती जाती, और कई बार तो कार के अंदर अपनी ही फ्रेंडों को बिठा लिया करती थी और अंकुर से बोलती थी तुम यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पर छोड़ दो। और कई सारी लड़कियाँ कार के अंदर आती तो अंकुर का दिल ना लड़कियों की तरफ आने लगा, उसकी नीयत थोड़ी सी डगमगाने लगी। समय बीतता है, धीरे धीरे ये जो खुशी है इससे इनके संबंध बहुत अच्छे होने लगते हैं। खुशी भी अंकुर को बहुत अच्छे से समझने लगती है, अंकुर भी खुशी को बहुत अच्छे से समझने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो खुशी का खुलापन, वो जो बेबाकपन था, वो अंकुर को बड़ा पसंद आने लगा। अंकुर ख्यालों में रात में सोता तो खुशी को याद करता और इस चीज़ का इंतजार करता कि कब वो कॉलेज का समय हो और वो खुशी को गाड़ी पर बिठाए और कॉलेज तक छोड़ कर आए। इस बीच में जो बातें हैं वो उसको बड़ी भा जाती थी। ऐसा ही कईयों दिन तक चलता रहा। खुशी अक्सर बात करते करते इसके मतलब ये कंधा होता है ना, साइड से टैप कर देती, इधर साइड में रोक दो, इधर साइड में रोक दो। तो उस तरीके से इन लोगों का चला करता था। बहुत अच्छा प्रेम संबंध धीरे धीरे चलने लगा। पता नहीं क्या था, लेकिन खुशी इतने सारे अच्छे लड़कों को छोड़कर उसका दिल जो अंकुर के ऊपर आ गया। अक्सर लड़की के अंदर एक ममता होती है। वो ममता क्या कहती है कि जब भी कोई एक लड़का बेचारा सा, एक कमज़ोर सा दिखाई पड़ता है तो या तो वो उसको संवारती है, या तो उसको संभालती है, या उसको बना देती है। बातों बातों में अंकुर ने बताया कि किस तरीके से उसको समाज ने जलील किया था। उसको भी एक लड़की पसंद थी, बट सामाजिक प्रतिष्ठा और गांव की ऐसी रीति रिवाज था कि उसको उस लड़की का प्रेम नहीं मिला और लड़की के प्रेम के अधूरेपन ने उसको एकांत बना दिया था।
ये बात जब खुशी को पता चलती तो खुशी के लिए नया था। जहाँ एक मुंबई की एक लड़की जो कई सारे लड़कों के साथ थी और कई सारे लड़कों की अपनी कई सारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वहाँ उसको कुछ एक अजीब सा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज सा मिला, अंकुर। यानी उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं, और वो भी एकदम सीधा सा लड़का जिसको वो कहीं पर भी कमांड कर दे और वो हर वो बात उसकी मानता था। तो लड़की की जो इमोशनल साइकोलॉजी है उसको पता नहीं क्यों वो सेटिस्फाइड कर गई और वो खुशी को अंकुर पसंद आने लगा। रोज अंकुर के साथ जाती, रोज अंकुर के साथ आती। धीरे धीरे अंकुर भी उसके क्लोज आता गया और खुशी भी उसके क्लोज आती गई। एक दिन खुशी ने अंकुर से मतलब बातों बातों में कह दिया कि तुम बड़ा समय से आ जाते हो, अक्सर मैं नोटिस करती हूँ, तुम मुझे शीशे से नोटिस करते हो, देखते रहते हो, कोई प्यार व्यार तो नहीं हो गया। ये बात बोल के अपना कार से उतर के अपने घर चली गई। तो जैसे उसने प्यार की बातों को अपने कानों से सुना, अंकुर एकदम पागल सा हो गया। उस रात उसके लिए जैसे कि खुशी ने उसको प्रपोज ही मान कर दिया हो, उसको ऐसा महसूस होने लगा। अगले दिन की बात है, अंकुर खुशी को छोड़ने जाता है कॉलेज और उसको बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो, पसंद आती हो मुझे। ये बात सुनकर खुशी को भी बड़ा अच्छा लगा, उसने भी हाँ कर दिया। समय के साथ चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज जाने लगे। लेकिन खुशी इसके अंकुर के रवैये को देखकर कुछ दिन तो अच्छी रही, लेकिन बाद में उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना बंद कर दिया। पता नहीं क्या कुछ भी हुआ होगा, नहीं समझ में आया। लेकिन खुशी और अंकुर का इतना अच्छा चल नहीं रहा था। जब भी होता तो बीच बीच में लड़ाई हो जाती। अंकुर का ओवर पॉजिटिवनेस कि उस इंसान से बातचीत मत करो, इस लड़के के साथ मत बैठो, ये चीज़ खुशी को कई बार अंदर ही अंदर खरोचने लगी। एक बार खुशी जो है अंकुर के साथ ही कार के अंदर थी। इन लोगों ने छुट्टी बंक मार रखा था और अपने प्यार में एक दूसरे के बहुत करीब थे, कार के अंदर थे, रोमांस कर रहे थे। रोमांस के बाद एक दूसरे का एक होता है कि सेक्स की तरफ आप पहुंच जाते हो, कि दोनों आपस में कार के अंदर ही एकांत जगह पर कार को रोककर एक दूसरे के साथ अंतरंग थे। पता नहीं क्यों खुशी ने अंकुर को धक्का दिया कि तुम दूर हटो। अंकुर भी एकदम से गड़बड़ा जाता है। अंकुर के अंदर पहले से ही बहुत सारी इनसिक्योरिटी थी अपनी बॉडी को लेकर। कई बार उसने हस्तमैथुन करा हुआ था या बहुत सारी ऐसी क्रियाओं को कर रखा था जिसकी वजह से वो जो स्टेमिना लेवल होता है किसी इंसान का कम हो जाता है। और खुशी ने डायरेक्ट मुंह पर बोल दिया कि तुम्हारे अंदर अब वो बात नहीं रही। अंकुर को धक्का देती है, अंकुर वो बाहर चला जाता है। पता नहीं क्या हुआ कि अगला ही दिन होता है कि खुशी अंकुर से वो ढंग से बातचीत करना बंद कर दिया। 2-3 दिन तक वो कॉलेज नहीं गई। अब ये चीज़ मतलब बड़ा अंकुर को बहुत खराब लगने लगी। एक लड़का जब किसी अपनी पार्टनर के साथ हो और पार्टनर सेक्सुअली उसको धक्का दे दे, उसके लिए धक्का लगता है। और वो चीज़ अंकुर को आज महसूस हुआ। समाज से प्रताड़ित एक लड़का आज एक प्यार से भी प्रताड़ित हो चुका है। प्यार तो गया ही गया, उसके शरीर पर ही सवालात हो गए। अच्छा, 3 दिन के बाद अंकुर के साथ फिर से खुशी जाती है कॉलेज में ही। तो अंकुर खुशी से बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। खुशी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप कॉलेज चली जाती है। कॉलेज गई, लौट रही होती है तो एक लड़के के बाहों में ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे बात डाल के वापस वो आ रही होती है और दूर से ये चीज़ अंकुर देखता है। उसको बहुत अंदर से खराब लगता है। अंकुर के जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई जब उसने खुशी की बाहों में किसी और लड़के की बाह को देखा। बड़ा अंदर से खराब लगा, दिल टूट सा गया। अंकुर एकदम स्तब्ध सा हो गया। आज उसका ओवर पोजीशनस कोने में चला गया, वो उसका रोकना टोकना कोने में चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्यों। एक तो मेरे शरीर पर सवाल, फिर मेरे से दूरी और फिर इस लड़के के साथ इतनी करीबी। कहीं ना कहीं उसको गरीबी टटोल रही थी कि अभी तुम इतने बड़े नहीं बने हो कि कमीर जादी तुम्हें अपना बना ले। ये बात बार उसको अंदर ही अंदर खरोच रही थी कि शायद तुमने गलत जगह पर हाथ लगा दिया। लेकिन वो खुशी के प्रति उसका प्यार और भी ज़्यादा उमड़ता चला जा रहा था। धीरे से वो नॉक होता है दरवाज़ा और खुशी आती है, अंदर बैठती है कार के और वो चल रही होती है। अंकुर रास्ते में खुशी के बस चेहरे को देख रहा होता है। एक ऐसा लड़का जो दिल टूटा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो ना ही कुछ पूछ पा रहा है ना ही कुछ सवाल कर पा रहा है। आधी रास्ते की दूरी पर अंकुर खुशी से बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा और तुम किस लड़के के साथ इतना क्लोज थी। तो सीधा खुशी बोलती तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए आज के बाद। मैं किससे मिलूंगी किससे नहीं मिलूंगी ये मेरा अधिकार है, ये मैं सोचूंगी। आज से मेरा तुम्हारा कुछ नहीं। तुम अलग जाओगे, मैं अलग जाऊंगी। अपनी औकात देखा है किसके साथ बातचीत करते हो, उसको देखा है कि उसके साथ किस गाड़ी से आता है, और तुम तो मेरे ड्राइवर हो। बस उल्टा सीधा कुछ 4-5 बातें बोल दी। अंकुर को वहीं से बात खराब लग जाती है और खुशी के ऊपर वो चिल्ला देता है। चिल्लाता तो चिल्लाता है, खुशी के ऊपर थप्पड़ मार देता है। अपनी प्रेमिका को थप्पड़ मारा उसने प्रेम की नज़र से, पर खुशी ने उसको लिया ड्राइवर की हैसियत से। वो जाती है, पापा को शिकायत कर देती है कि अंकुर के साथ आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी कभी भी, इसने मेरे साथ गलत बर्ताव किया। पता नहीं क्यों सेठ जी को ये बात बहुत खराब लगती है कि एक लड़का और मेरी ही लड़की के साथ गलत व्यवहार करता है। अंकुर को बोला चलो निकलते बनो यहाँ से। आज अंकुर की जॉब भी गई, प्रेम भी गया, सब कुछ गया
और आज सिर्फ वो मुंबई में अकेला है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन तक तो जहाँ उसने कमरा लिया था वहाँ यूं ही पड़ा रहा, कुछ खास पैसे थे नहीं इसके पास। सेठ जी ने जब निकाला था तो जो उसकी सैलरी वगैरह बनती थी, नेक दिल के आदमी थे, उन्होंने दे दिया और जॉब ना चलते बनो। अब या तो वो जॉब करे, जॉब एक स्टेबल इंसान करता है जिसका कुछ काम धंधा करने में मन लगे, उसका मन ही नहीं लग रहा है। 15 दिन 20 दिन 25 दिन बीत गया उसी कमरे में पड़े पड़े, ऐसा लगता है जैसे देवदास बन गया हो। दारू वारू भी पीने लगा धीरे धीरे और अपने आप पर इसका कंट्रोल नहीं बचा। तो इसने सोचा अब काम हम करें कि ना करें। इसके और भी दोस्त जो गांव से थे आसपास से, जो मुंबई में इसके साथ आए हुए थे, कई बार तो उसकी इस बिगड़ी हालत को देखकर इसको समझाते कि आखिर हुआ क्या, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, काम पर जाओ, ये काम से अगर निकल गए तो ज़िंदगी तुम्हारी ख़त्म नहीं हो गई, कोई और काम ढूंढ लो। लोग ऐसा दोस्त अपना सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। इसके दिमाग में सिर्फ चल रहा था खुशी ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। वो जो पुरानी पास्ट और आज का ये दिन जहां पर हर जगह पर, हर दहलीज पर इसको सिर्फ जलील करा गया, आज अंकुर बहुत ही अंदर से परेशान था। ये वो समय है जब किसी लड़के का ये समझ लो कि या तो वो मरेगा या तो वो मारेगा, वैसी वाली स्थिति है। अंकुर कहता है कि मुझे अब मुंबई पसंद नहीं आ रही है, मुझे यहाँ से जाना है अपने घर, मुझे अपनी जमी याद आ रही, मुझे अपनी माँ याद आ रही, मुझे अपने पिताजी याद आ रहे हैं। जब आप कमज़ोर होते हो तो आपको अपने माँ बाप याद आते हैं। वही अंकुर के साथ हो रहा था। अंकुर ने वो टिकट विकट वही बस वस से जैसे भी आते वाते होंगे वो करके अपने गांव आ गया। अच्छा, इसके पास उस समय ज़्यादा मोबाइल वोबाइल तो चलते नहीं थे, लेकिन हाँ इतना था कि मोबाइल का अपग्रेडेशन था तो टच वाला फ़ोन चलता था। एंड वो पुराने चाइना वाले फ़ोन होते बड़े बड़े मोटे मोटे, तो वो इसने फ़ोन ले रखा था अपने लिए। गाँव में आता है, गांव में नेटवर्क वगैरह तो आते ही थे थोड़े थोड़े, इतना कोई आउटडेटेड तो गांव था नहीं इसका। लेकिन उस समय यूट्यूब पर बहुत कुछ आया करता था। यूट्यूब पर देखा करता था कि अपने प्रेम को कैसे पाएं। कई लोग अपना यूट्यूबर्स नहीं बनाया करते थे वीडियोज कि अपने प्रेमिका को पागल कर दें, ये 4 साइकोलॉजी 5 साइकोलॉजी ऐसे बहुत कुछ देखा करता था। तो कई बार वो यूट्यूब को देखकर तो इंटरेस्ट को खुशी के ऊपर ही अप्लाई किया करता था और उसको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता था। जब ये गांव आ गया, अपने हताश हो गया, बहुत परेशान कोने में बैठा रहता, माँ बाप भी पूछते बेटा क्या हो गया, क्या दिक्कत है, जॉब छूट गई तो क्या हुआ, कुछ और काम कर लेना। उनको लगता है जॉब की दिक्कत है, लेकिन महाशय को तो कोई और ही दिक्कत चल रही थी। यूट्यूब पर लंबे समय तक इंटरनेट को स्क्रॉल करता रहता था और कई बार तो ये कुछ ऐसी चीज़ों को देखा करता था जो शायद किसी एक लड़के को देखना नहीं चाहिए। वो चीज़ें थी, कुछ तो सेक्सुअल वीडियोज़ देखा करता था जिनसे खुद ही सेटिस्फाइड हुआ करता था। एक बार इसकी नज़र पड़ी तंत्र टोटका वालों पर। कई बार होता है ना, बाबा लोग अपनी चीज़ों को प्रचार प्रसारण कर रहे होते हैं या कई सारी सिद्धियों के बारे में बता रहे होते हैं। ऐसे ही इसने कई सारी सिद्धियों के बारे में जानना चालू किया। योगिनी सिद्धि क्या होती, यक्षिणी सिद्धि क्या होती, कड़ पिशाचिनी क्या होती, अप्सरा सिद्धि क्या होती है, क्या करा जाए, कैसे करा जाए, नियम क्या होते हैं, बहुत कुछ देखा करता था। तो इसे स्क्रॉल करते करते इसको एक बाबा का नंबर मिलता है। वो तांत्रिक को फ़ोन करता है। तांत्रिक बिल्कुल अभी भी हैं इंटरनेट पर, वो अवेलेबल, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, इस रियल स्टोरी। उनसे वो बात करता है और बात करने के बाद बाबा बताते हैं कि बेटा क्या समस्या, क्या पूछते हैं पहले समस्या, फ़ोन करते हैं ना उसको। ये तो फ़ोन करने के बाद पता चलता है कि वो बाबा को इनके बारे में पता था। कैसे पता था? कोई सिद्ध बाबा थे, भगवान जाने क्या था क्या नहीं था, लेकिन उन बाबा को इसके बारे में पता चल गया। बाबा ने बोला बेटा तुम किसी एक लड़की से प्रेम करते हो और प्रेम में तुमको बहुत धोखा मिला है, तुम्हें काम करना पड़ेगा। मेरी पूजा है, अगर तुम पूजा करा लेते हो तो तुम्हें इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। और मैं तुम्हें एक सिद्धि बताऊंगा, एक अप्सरा नाम की सिद्धि होती है, और अगर वो कोई एक लड़का जो कि यौवन युवावस्था में है और उसको कर लेता है, मात्र 41 दिन की प्रक्रिया होती है, अगर आप कर लेते हो तो सच में तुम्हारे सामने देवलोक से अप्सरा आती है। फिर चाहे तुम अप्सरा को अपने पास रखो या अप्सरा से वरदान मांगो कि वो तुम्हें तुम्हारी अपनी प्रेमिका को तुम्हें दे दे और वो प्रेमिका तुम्हारे प्यार में हमेशा पागल रहे। ये बात जैसे ही सुनता है ये बहुत खुश हो जाता है अंकुर और सोचता है कि इस बार खुशी को पाने का मौका इससे बेहतरीन कहाँ हो सकता है। लेकिन बाबा की अपनी फ़ीस थी, 25 से 35 हज़ार रुपये फ़ीस कुछ मायने रखता है, और महाशय के पास 10-15 हज़ार रुपया भी नहीं था। अभी जॉब छूटा हुआ आदमी इतना रुपया कैसे अरेंज करके दे, और बाप से मांगे तो जूते पड़े, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि बाबा से हम नहीं पूछेंगे, मुझे इतना तो पता चल गया, कुछ लोग होते बड़े कूल, उनको पता बड़ी जल्दी चल जाता है, हल्की से नॉलेज हो जाए पता चल गया उनको, बस ये पता चल गया अप्सरा सिद्धि। तो खट इंटरनेट पे डाला, अप्सरा सिद्धि झमझमा के निकल के आई, सर्च किया, पता चला 41 दिन वाली बात इनको वहीं इंटरनेट से मिल गई। अब 41 दिन के अंदर जो सिद्धि बताई गई थी उसके अंदर सिद्धि में कुछ गड़बड़ था। इंटरनेट पर वीडियो सही है कि नहीं ये कैसे पता चले, लेकिन इसको जो वीडियो मिल गई वो गुमराही की थी या इसके जीवन को अच्छा बनाएगी वो तो अभी आपको आगे पता ही चल जाएगा। एक वीडियो मिल जाती है, उस वीडियो में 41 दिन की पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में साफ लिखा होता है कि आपको एक शमशान घाट पर जाना है और एक प्रक्रिया करना है।
एक आपको हवन कुंड को तैयार करना है। ये हवन कुंड जो है ये तामसिक होगा, इसके अंदर तांत्रिक क्रियाओं को करा जाएगा। मांस के टुकड़े का भी विधान उसके अंदर लिखा हुआ था। साथ ही साथ अपने प्रेमिका की फोटो भी वहां पर लिखी हुई थी। साथ ही साथ वहां पर एक नारियल भी लिखा हुआ था और यह भी बोला गया था कि अपने आसपास इत्र को छिड़क लीजिएगा जो कि गुलाब जल होता है। अपने साथ 2 माला लेकर जाइएगा जो कि गुलाब की होती हैं और शमशान घाट में बैठकर इन दोनों मालाओं को रख देना और लगातार ऐसा आपको 41 दिन तक करना है। और हर विधि के लिए आपको जितनी भी सामग्री है वो हर दिन नए रूप से तैयार करना है। रात के 12 से 3 बजे के बीच में आपको इस प्रक्रिया को स्टार्ट कर देना है और जब तक आपके 1001 मंत्र पूर्ण नहीं हो जाते हैं और ये विधि पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आपको ये करना है। लगातार 10 दिन तक जब आप करते हो आपको कुछ ज़्यादा खास एहसास नहीं होता कि आपके साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो 11वां दिन जैसे बढ़ता चला जाता है आपको महसूस होने लगता है कि आपके साथ कुछ अजीब सा होने लगा है। कोई एक बाहरी अदृश्य शक्ति आपके करीब आने लगी है। कुछ तो आपके साथ ऐसा हो रहा है जो अभी तक आपने अपने जीवंत पर्यंत काल में कभी महसूस नहीं करा। इन सारी चीज़ों को जब वो सुनता है बड़ा ही अट्रैक्ट हो जाता है उन बातों से और उसको सीधा से सीधा उसको कुछ नहीं करना, बस उसे सिद्धि को करना है। वहाँ पर जितनी भी सामग्रियाँ लिखी थी सारी सामग्रियों को लेकर आता है। थोड़ी ही दूर पर गांव के शमशान घाट था। तो अब अपने माँ बाप के से तो बता नहीं सकता कि ऐसा ऐसा है कैसे है। तो माँ बाप से बोलता है कि पिताजी मुझे एक जॉब मिली है जो यहीं से गांव से थोड़ी ही दूर पर है। एक मेरा संपर्की दोस्त है तो बोला है कि कुछ दिन के लिए वहाँ पर आ जाओ और महीना या 1.5 महीना हमको वहाँ पर रहना पड़ेगा। अब हम बाद में आते हैं फिर कभी। तो समय में निकाल के अपने माँ बाप से पूरा वो इजाज़त वगैरह लेके कपड़ा लत्ता लेके वो निकल जाता है वहाँ पर जहाँ पर शमशान घाट है। शमशान घाट के थोड़ी ही दूर पर इसके दोस्त में असल में घर था और उस घर में वो अपना निवास स्थान बनाता है और उस निवास स्थान से 12 से 3 बजे के बीच में मतलब रात में 10-11 बजे अपना निकल जाता। सारी सिद्धियों को करने के लिए जो सामग्री लगती है वो सारी सामग्री लेकर पहले दिन ये शमशान घाट के अंदर पहुंच जाता है। अच्छा, पहली रात जब एक लड़का शमशान घाट के अंदर प्रवेश करता है उसको बड़ा अजीब महसूस होता है। वो शमशान घाट के अंदर जल रही अधूरी वो चिताएं, वो तड़कती हुई आग इसको अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा भयभीत कर रही थी। हालांकि अब इसके शरीर पर और इसके मानसिक पर हमेशा बस वही खुशी का जो प्रेम था वो उमड़ रहा था और प्रेम के आगे ये डर हमेशा फीका पड़ जाता है और वैसा ही हो रहा था इसके साथ। ये बढ़ता बढ़ता आगे चला जाता है कि इसे एक सुरक्षित जगह का चुनाव करता है, उस जगह की सफाई करता है, पत्ते वत्ते हटाता है। वहाँ पर थोड़ी सी घास वस लगी थी उनको भी खुदाई उदाई करके साफ कर लेता है और अपने लिए बैठने भर का एक आसन तैयार करता है। सामग्री में लिखा हुआ एक आसन काले कपड़े का था। काले कपड़े का आसन बिछाता है और उसी पर बैठ जाता है। सामने अपनी प्रेमिका यानी जो खुशी थी उसकी फोटो को भी रख देता है। साथ ही साथ कई सारी प्रक्रियाओं के दौरान वहां पर नारियल लगता है। छोटा मोटा एक हवन कुंड तैयार करता है और हवन कुंड में डाली गई तामसिक शक्तियों वाली जो सामग्रियां हैं उनको भी डालना ये चालू करता है। मांस के टुकड़े भी आसपास रखता है। साथ ही साथ गुलाब इत्र जल वगैरह सब इसके पास था। पहले तो ये इत्र जल को छिड़कता है पहले, फिर अपने ऊपर एक माला पहनता है और एक माला जो कि प्रेमिका थी उसके आसपास रख देता है। दरअसल जो अप्सरा आएगी ये प्रेमिका के रूप में आएगी या पत्नी के रूप में आएगी या बहन के रूप में आएगी या माँ के रूप में आएगी, ये तो तब मांगना पड़ेगा जब वो असल में आ जाएगी। तब तक आपको इस प्रक्रिया को करना है। लगातार 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाता है बिना किसी गुरु मार्गदर्शन के, बिना गुरु यंत्र के। ये बात याद रखिएगा। 10 दिन बीत गया, इसके साथ कुछ महसूस नहीं हुआ। 11वां दिन होता है और 11वें दिन के बाद वो जो इत्र होता है ना, जब इत्र की खुशबू आसपास होती है, कहा जाता है कि देवांगनाएं तो होती ही हैं, अप्सराएं तो होती ही हैं, भगवान तो होते ही हैं। कई बार ऐसी कुछ शक्तियां जो बुरी होती हैं जो आसपास होती हैं वो इन इत्र की खुशबू को सूंघकर उसके करीब आ जाती हैं। और शमशान घाट है, शमशान घाट में वैसे ही आत्माओं का झुंड होता है और उन आत्माओं के झुंड में आप इत्र को छिड़क कर उसके पास अग्नि को जलाकर आप कुछ ऐसे तामसिक यंत्रों का कहीं ना कहीं आह्वान कर रहे हो तो आपके साथ बहुत कुछ होता है। कई आत्माएं आसपास आती हैं। इसको 11वें दिन पर कुछ महसूस होने लगा। आसपास धुआं छाने लगा, वातावरण भी अजीब होने लगा, वातावरण बड़ा गंभीर होने लगा। जो अभी तक खुशबू इसके सिर्फ यहाँ तक आसपास आ रही थी इत्र की, वो बड़ी अजीब सी होने लगी, जैसे कि उस इत्र की जो फ्रेग्रेंस की जो लिमिट थी वो बढ़ने लगी हो। 11वें दिन पर बंद आंखों के आसपास से इसको दर्शन हो रहा था कि मेरे आसपास है क्या। इसको ऐसा आभास होता कि जैसे बहुत सारी आत्माएं हैं और इसको मारने की कोशिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि ये जो शक्ति और ये साधना होती है ये आपको करते रहना है, चाहे आपको जिस भी चीज़ से डराया जाए, पर आपको डरना नहीं है। ये निडर लड़का था और निडरता इसके ऊपर हावी थी। बार बार इसको आभास होता कि जैसे कोई जंगली जानवर इसके ऊपर हमला कर रहा है। कई बार इसको ऐसा लगता कि कोई बड़ा सा पेड़ इसके ऊपर गिरने वाला है।
कई बार इसको ऐसा लगता है कि जैसे जो चिता जल रही है उस जलती हुई चिता में जो शव रखा है वो खड़ा हो गया हो। कई बार इसको लगता है कि वो जलती हुई चिताएं जहां पर रखी हुई थी उन आसपास से कई सारी आत्माएं निकलकर इसके करीब आ रही हों और इसको अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रही हों। कई बार इसको अपनी बंद आंखों से ही महसूस होता कि कोई इसके हवन कुंड को उखाड़ के फेंक रहा हो, कोई वहां पर रखा हुआ नारियल इसके सर पर मार रहा हो। लेकिन बार बार ये इस चीज को एक छलावा ही मानता और अपनी ये जो साधना था उसको रोक नहीं रहा था। लगातार मंत्रों का जाप करता जाता 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते वैसे वैसे प्रतीक्षा बढ़ती जाती, वैसे वैसे परीक्षा बढ़ती जाती, बहुत कुछ बढ़ता जाता, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। डर चरम सीमा पर था, लेकिन डर को पार करके ये धीरे धीरे 20 दिन पर पहुंच गया। 21वां दिन चालू होता है। 21वें दिन पर इसको ऐसा लगता है कि जैसे जो पैर है वहां पर कोई चींटी काट रही हो, कोई सांप इसके ऊपर रेंग रहा हो। 22वें दिन पर इसको ऐसा लगता कि जैसे कोई जंगली जानवर इसको चाट रहा हो। 24वें 25वें दिन पर इसको ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई इसके शरीर को स्पर्श कर रहा हो, कोई इसके कपड़ों को उतार रहा हो, कोई इसके बदन के साथ खेल रहा हो, कोई एक नग्न औरत इसके जांघों पर बैठ रही हो। इसको ऐसा महसूस होने लगा। लेकिन होता है कि जब आप या तो आपके इंद्रियां इतनी कंट्रोल्ड हों कि आप किसी भी तरीके की चीजों को सह जाओ तो आप साधना तक पहुंच जाओ। और कोई भी साधना शुरू करने से पहले नियम होता है कि आपको जो 10 महाविद्याएं हैं पहले उनकी आपको साधना करनी पड़ती है। उसके बाद आपको ब्रह्मचारी होना पड़ता है। मतलब ब्रह्मचारी तो आप रहोगे, बिना ब्रह्मचारी रहे आप साधना कर ही नहीं सकते। तो ये साधना करने से पहले जो 10 महाविद्या थी उनकी भी साधना नहीं करता और अगला ब्रह्मचारी भी नहीं रहता। यहां से वो करने के बाद अपना हस्तमैथुन कर रहा होता है। इतना बड़ा ब्रह्मचारी था ये। तो ये अपना पूरा साधना तो बढ़िया कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब आप हस्तमैथुन जैसी चीजों में लग्न हो तो आपको थोड़ी सी भी कामुकता कंट्रोल नहीं होती है। धीरे धीरे 25, 26, 27वां दिन गया। इसको ऐसा लगा कि जैसे कोई अर्धनग्न नहीं पूर्ण नग्न कोई नारी इसके करीब आती और उसके शर्ट को धीरे धीरे से उतारती, इसके पैंट को धीरे से उतारती, उसको पूर्ण नग्न करती और इसके जांघों पर बैठती और इसके साथ संभोग करती। इसको ऐसा महसूस होता और ये अजीब था। मात्र 30वां दिन बीत रहा था अभी, 41 दिन की पूरी साधना और 30वें दिन पर इसको बड़ा महसूस अच्छा होने लगा। 30 से 31वें दिन पर भी इसको अच्छा महसूस होने लगा। अब ये साधना इसलिए नहीं कर रहा कि अप्सरा सिद्धि हो जाएगी। अब ये साधना इसलिए कर रहा है कि इसको जो संभोग है, जो संभोग की सुख है, वो उसको हर दिन मिल रहा था। 31 दिन, 32 दिन, 33 दिन, 34, 35वें दिन धीरे धीरे इसको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे एक बार आंखों को खोलकर देखना चाहिए कि सच में वो खूबसूरत जो महिला है मेरे सामने है कि नहीं, और उस खूबसूरत महिला के साथ मैं संभोग कर रहा हूँ तो कितना मजा आ जाए। तो उसने प्लान बनाया कि अब जब मैं साधना करूंगा ना, इस बार अगर कुछ ऐसी स्थिति हुई तो मैं आंखों को खोल दूंगा और मैं देखूंगा, क्योंकि अब तो वो आ ही गई है। और पूर्ण साधना करने तक कहाँ तक इंतजार करा जाए, और जब महिला सामने हो तो फिर क्या ही दिक्कत है। ये भूल गया खुशी का प्यार, ये भूल गया वो साधना, ये भूल गया दुनियादारी। और 35वें दिन का दिन था, अपना वही रात थी, 12 बजे की 3 बजे के बीच में साधना चालू करी। शमशान घाट के अंदर एक अजीब सा वातावरण, बहुत अजीब से कूं 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 करने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि बहुत सारे कौवे को झुंड आसपास आ गया हो और इसके पास आकर इसके कानों में चिल्ला रहा हो। कई सारे उल्लू एक साथ चिंघाड़ रहे हों, हाथी आ गया हो जैसे बहुत तेजी से चिंघाड़ रहा हो। इसको अंदर से अजीब सा लगने लगा। थोड़ी ही देर के बाद इसको महसूस हुआ कि एक नारी है जो आती है, नग्न है, पूर्ण आंखें बंद, इसको दिखाई पड़ रहा है, धीरे धीरे कपड़ों को उतारती इसके जांघों पर बैठकर इसके साथ संभोग कर रही होती है। ये चीज़ महसूस होती है। प्लान से आया हुआ था, अपनी आंखों को खोलता है और जैसे ही वो आंखों को खोलता है तो देखता क्या है, वो सामने खूबसूरत महिला नहीं बल्कि इतनी खतरनाक कोई एक चुड़ैल जैसी औरत उसके सामने उसके जांघों पर बैठी है और उसका चेहरा बहुत छिछला सा, बड़े लंबे लंबे से बाल, और उसकी आंखें हैं नहीं, गायब सी। उसके शरीर से एकदम से दुर्गंध आ रही हो, जैसे हवन का कुंड की जो आग थी एकदम से उथल गई हो और आसपास का जो चीजें थी वो हवा में उछल गई हो। और सामने अपनी जांघों पर बैठी वो बदसूरत सी महिला, इतनी गंध आ रही थी, इसको समझ में नहीं आया करे तो करे क्या करे। ये बड़ी तेजी से चिल्लाया, बहुत तेजी से चीखा और शमशान घाट से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन भागे तो भागे, कैसे भागे, वो एक महिला के जांघों की गिरफ्त में था। उसने उसको धक्का दिया तो वो महिला नीचे गिरती है और ये उठकर भागने लगता है। शमशान घाट से भागते 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 वो शमशान घाट को छोड़कर वो बाहर उन जंगलों में आ जाता है जहाँ से थोड़ी ही दूर पर उसके दोस्त का घर था, जहाँ पर इसने निवास किया था। और जल्दी से अपनी कुंडी को बंद कर लेता। दोस्त उसको चिल्लाता, क्या हो गया, क्या हो गया, इतनी तेज हफ क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, आखिर हुआ क्या, कुछ तो बताओगे। लेकिन अंकुर की जैसे सांसें से थम गई हो, वो दरवाजे को अंदर बंद करके अपने आप को अंदर बंद कर रखा था। बार बार उसका दोस्त ठप 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 करके आवाज दे रहा था, लेकिन उसको वो आवाज सुनाई नहीं पड़ी।
2 दिन 3 दिन बीत गया, वो अपने कमरे को खोल नहीं रहा है। दोस्त भी अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तीसरे दिन के बाद उसने दरवाजे को खोला और दोस्त उससे मिलता है और ये पूरी बातें अपने दोस्त को बता देता है। तो दोस्त को समझाता है कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब पूरी बातें उस तरीके से नहीं बताई जितने इसके साथ घटना हुई, लेकिन इतना जरूर बता देता है कि मैं किसी से प्रेम करता था और मैं उसको पाना चाह रहा था। अब मुझे बड़ा अंदर से अजीब लगने लगा, इसलिए मैं अपने को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अपने दोस्त को बस इतना बताता है जैसे कोई ब्रेकअप स्टोरी हो। अपने दोस्त को ये नहीं बताया कि इसने इतनी बड़ी साधना कर रखी है और उस साधना के तहत कुछ उसको ऐसा दिखाई पड़ता है कि भयभीत होकर यहाँ भागा है। तो दोस्त उसको संभालने की कोशिश करता है, बोलता है कि ऐसा करो, तुम अभी कहीं पर मत जाओ, अभी कुछ दिन तक यहीं पर रहो। अच्छा, दोस्त का क्या था, सुबह वो भी अपने काम पर निकल जाता था और शाम को वही रात को कभी कभी आता था। तो उस दिन पता नहीं क्या था कि दोस्त को अपने रिश्तेदार यानी नानी के यहाँ जाना था। दरअसल उसके जो नाना की डेथ हो गई थी, तो इनके भी घर पर कोई नहीं था, दोस्त भी चला गया था, पूरा घर अकेला सुनसान था। वहां पर अंकुर अकेला था। पूरे घर में जब कोई ना हो तो और डर तो अंदर लगेगा, लेकिन अंदर अकेला अंकुर बस इन सब चीज़ों को सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ये हुआ क्यों और कैसे हुआ। वो सब भूल गया, वो खुशी वगैरह, लेकिन बस इतना याद था कि उसके साथ उस रात में हुआ क्या था। रात बीतती है, 12 बजता है। जो दरवाज़ा है, दरवाजे की ठप 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 करके आवाज़ आती है और जब आवाज़ आई तो उसको लगा पता नहीं अब रात में 12 बजे कौन आ सकता है। तो उसको खोलने का मन नहीं करा, लेकिन बड़ी देर से फिर ठप 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 की आवाज़ आई, फिर भी नहीं खोला। एक फ़ोन होता है, अपने पास रखा है, फ़ोन में आवाज़ आती है, उस पर लिखा होता है दोस्त का नंबर। उस दोस्त की कॉल आई और जैसे ही कॉल आई उसने उठाया, बोला दरवाज़ा नहीं खोल रहे, खोलो भाई, मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर बस छोड़ के चलाया अपने पेरेंट्स को, मैं यहाँ आ गया हूँ। तो ठीक है, दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता उसका दोस्त खड़ा है। दोस्त को अंदर ले लेता है। पूरी रात अपने दोस्त के साथ बातें बातें करता है, फिर सब कुछ सही हो जाता है। सुबह होता है, फिर रात होती है, शाम के समय फिर इसका दोस्त निकल जाता है और बोलता है कि अब यहाँ नानी के यहाँ जाना पड़ेगा, 10वां 13वीं वगैरह करना पड़ेगा, तब तक कि 10-12 दिन मैं आ नहीं पाऊंगा, तुम यहीं पर आराम से रहना। ऐसा हो जाता है, फिर वो लड़का निकल जाता है। अगली रात को फिर से यही होता है, कोई ठप 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 करके आवाज़ देता है। दरवाज़ा कोई खोलता नहीं अंकुर अंदर से, क्योंकि इसको कंफर्म नहीं है कि पता नहीं कौन है बाहर की नहीं है। फिर एक कॉल आती है, इस बार कॉल पे लिखा होता है खुशी। जो लड़की अभी 2-3 महीने से कॉल नहीं कर रही हो और अचानक से उसकी कॉल आ जाए तो किसी को भी अच्छा लग जाए। वो भी अपनी एक्स जिसको इतना प्यार करता था, उसकी कॉल उठाता है तो बड़ी मधुर सी वाणी आती है, बोलती है अंकुर कैसे हो। तो बोलता मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ अब तक कहाँ थी और तुमने अब इतने दिनों के बाद कॉल क्यों किया। थोड़ा गुस्सा दिखाता है। तो खुशी बोलती है कि अंकुर जब से मैंने तुमको छोड़ा है मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम ही मेरे लिए सब कुछ थे। मैं कितनी नादान थी जो उस लड़के के प्यार में पागल हो गई और उसके साथ बह गई और तुमको मैंने छोड़ दिया। तुम तो मुझे इतना प्रेम करते थे। आज मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं तलाशा। तुमको मुंबई में बहुत तलाशा जहाँ पर तुम रहते थे, पर तुम वहाँ नहीं मिले। मैं तुम्हारे घर भी गई, तुम्हारे माँ बाप से मिली, पता चला कि तुम यहीं पर किसी थोड़ी दूर पर कहीं पर काम करते हो। पूछते पाछते मैं तुम्हारे दोस्त के संपर्क में आई, दोस्त का नंबर मिला, उस नंबर से मुझे पता चला कि तुम आज इस घर पर हो। देखो दरवाज़ा खोलो ना, मैं बाहर खड़ी हूँ। और दरवाजे को खोलता है तो देखता क्या है कि वही खुशी सच में उसके पास खड़ी है और वो खुशी अंदर आती है। तो खुशी अंकुर से बोलती है कि लगता है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करता। बोलता अंकुर क्यों नहीं करता, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ। बोलता है कि अगर तुम प्रेम कर रहे होते तो तुम मुझे पाने के लिए कुछ भी कर जाते, लेकिन तुम करे नहीं, तुम मुझे आधे पर ही छोड़कर चले आए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, और मैं तो तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत रहना चाहती हूँ, और जब मैं जाऊँगी तो तुमको मैं लेकर जाऊँगी, और जब तक मैं रहूँगी तब तक तुम्हारे साथ रहूँगी। ये बात अंकुर को अजीब लगने लगी। ये बात कैसी कर रही है कि तुम मुझे अधूरे पर छोड़ आए। तो उसको लगा कि हो सकता है कि बीच प्यार में छोड़कर चला है मुंबई से, तो शायद ऐसे ही लग रहा हो। रात भर अंकुर खुशी के साथ रहता। अच्छा, खुशी के साथ उसके अंतरंग वाले पल तो थे ही, एक दूसरे के साथ किस करना, हक करना, संभोग करना, ये सब चीज़ें तो थी इनके साथ में। रात में कोई जब घर पे नहीं था, अपना और खुशी के साथ आराम से बढ़िया पूरी ज़िंदगी को ऐश कर रहे। 10-12 दिन वो लोग भी यहाँ घर पर नहीं हैं। 4-5 दिन तक तो खुशी इनके पास रहती है। 5वें दिन पर खुशी बोलती है कि ऐसा करता हूँ, मैं करती हूँ, मतलब मैं मुंबई जा रही हूँ, जब पापा का कॉल आ गया है, तुम यहाँ पर रुको और हम दोनों लोग फिर से एक साथ हो जाएंगे। एक काम करो, आज मुझे जाने दो। तो अंकुर कहता नहीं, 2 दिन और रुक जाओ। बड़े अंकुर के प्यार से मनाने पर खुशी फिर से रुक जाती है। अंकुर सिर्फ खुशी के प्रेम में पागल था। वो प्रेम उसका बड़ा अलग था। जिस तरीके से वो खुशी को प्रेम पहले किया करता था, उसकी बातों से खुश हुआ करता था, इस बार तो ऐसा लगता है कि जैसे खुशी सिर्फ उसके शरीर को पाने के लिए आई हो।
उसके शरीर के साथ वो संभोग करने के लिए आई हो। बातचीत बहुत कम किया करती थी, अक्सर ये दोनों बिस्तर में ही पड़े रहते थे। न खाना खाने की सुध, न खाना बनाने की सुध, सिर्फ एक दूसरे के प्यार में पागल जिस्मानी प्यार इनका बढ़ता चला जा रहा था। वो चीज़ अंकुर को बड़ी अच्छी लग रही थी। समय और बीतता जाता है, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, अच्छा 6 ही 7 दिन हुए, अंकुर का शरीर धीरे धीरे ढलने लगा। शरीर में कमजोरी आने लगी। क्यों कमजोरी आने लगी वो जाने, लेकिन कमजोर इतना हो गया था अंकुर कि एक समय तो ऐसा आया 5 ही 6 दिन के अंदर कि अपने आप को सही से उठा पाए, इतनी भी इसके अंदर ताकत नहीं बची थी। तो खुशी बोलती कि अब 2 दिन और हो चुके हैं, अब मुझे जाना चाहिए। तो अंकुर कहता ठीक है चले जाओ। वो चली जाती है मुंबई। 10 दिन और बीत जाते हैं, ये अपने घर पर ही रहता है, इसको कुछ आभास नहीं होता है, सब बिल्कुल नॉर्मल होता है। 10 दिन के बाद जब वो लोग आने वाले होते हैं, उसके 1 दिन पहले की बात है, उसको रात में फिर से वही ठप 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 की आवाज़ आती है। इसको लगता है कि शायद इस पर खुशी आई हो, खुशी की कॉल आती है, लेकिन कॉल को जब दोबारा कॉल करता है तो कॉल मिलती नहीं। तो इसको लगा वो जो ठप 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 की आवाज़ है वो सच में खुशी की हो, लाओ मैं खोल के देखता हूँ एक बार। जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने फिर वही महिला खड़ी थी जो उस दिन उस रात उसके जांघों पर बैठी थी, जो बहुत ही बदसूरत थी, जिसके शरीर बहुत छिछला सा था। वो गंध युक्त महिला इसकी आंखों के सामने खड़ी है, जिससे भयभीत होकर यह शमशान घाट से भागकर अपने दोस्त के निवास स्थान पर आया था और दरवाजा खोल दिया। सामने वो महिला खड़ी है। अब वो कुछ कर नहीं पा रहा, अपने बॉडी में सिर्फ थरथरा रहा है, जैसा लग रहा है बेहोश हो जाएगा और वहीं पर स्तब्ध हो गया हो। और महिला अंदर आती है, कुंडी अंदर से बंद करती है और अंकुर को ऐसे गर्दन से पकड़ती हुई बिस्तर तक लेकर आती है, फिर उसके साथ सोती है। ये रात इसकी बड़ी अजीब थी, बहुत इसकी हालत खराब हो गई थी। इसको समझ में नहीं आया कि इसके साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इसको ऐसा लगा कि अब इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन ये सिर्फ मात्र भ्रम था। 5 साढ़े 5 बजता है और वो महिला कहाँ गायब हो जाती पता ही नहीं चलता। 6-7 बजता है, 7 बजे के आसपास फिर से दरवाजा कोई खटखटाता है, लेकिन खटखटाहट जो थी वो खोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कुंडी अंदर से खुली हुई थी। धक्का मारता है, इनके दोस्त, इनकी फैमिली सब कोई अंदर आ जाती है, जो उसका दोस्त था। और देखता क्या है कि इनका जो ये अपना अंकुर है ये बहुत परेशान बिस्तर पर एकदम खराब हालात में बिल्कुल पड़ा, जैसे कि कोई किसी को याद कर रहा हो। वो दोस्त उसका देखता है कि बार बार एक खुशी खुशी चिल्ला रहा हो, अंदर ही अंदर खुशी 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 कर रहा है। और बार बार जब इसको जगाता तो जग नहीं रहा, जैसे बेहोश हो गया हो, शरीर में जान ही न बची हो। तो आसपास के डॉक्टर जो थे आसपास होते हैं, उनको बुलाया गया, भैया देखो क्या समस्या है। कोई आता इसके नाड़ी को हाथ लगाता तो देखता कि इसके बहुत ज़्यादा फीवर है। कोई देखता कि अरे इसकी तो हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। ज़्यादा हालत गंभीर होने की वजह से तुरंत इन महाशय को छोटे ही वहाँ पर हॉस्पिटल था, वहाँ पर हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा होता है और ये बात इनके माँ बाप को बता दी जाती है। माँ बाप भी दौड़े दौड़े इसके पास आए और देखे कि इनका बेटा ग्लूकोज लगाया हुआ एक वहीं पर बेड सा पड़ा हुआ था, वहाँ पर लेटा है। ये बात जो है माँ बाप को बड़ी अंदर से अजीब सी लगी कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ। अब माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान। माँ बाप ने अपने बच्चे को उठाया और अपने घर पर लेकर चले आए। जैसे जैसे दिन बीतता जाता वैसे वैसे अंकुर की हालत और गड़बड़ होती जाती। हर तरीके की दवाई करा ली गई, हर तरीके की दरमट जो भी चीज़ें हो सकती थी, झाड़ फूक सब कुछ करा लिया गया, लेकिन किसी भी तरीके से अंकुर की हालात सही नहीं हो रहे थे। थोड़ी ही दिन के बाद एक इनके यहाँ पर रिश्तेदार आते हैं और वो बोलते हैं कि अंकुर के ऊपर कुछ ऊपरी हवा वाली बात है। जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, पता नहीं खुशी खुशी चिल्लाया करता है, जरूर किसी लड़की का चक्कर है या कोई और बात है। इसकी आंखें भी अंदर धंसी हुई, ये काले काले से घेरे बने हुए, झुर्रियों से जैसे लटक रही हो, हल्की हल्की सी झुर्री, जैसे 55 साल का हो गया हो वैसा इसका शरीर ढलता चला जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। अपनी आंखों के सामने हर एक इंसान प्रतिदिन एक इंसान को 2-2 साल का बूढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा, ऐसा देख रहा था। बाबा को बुलाया जाता है, बाबा आए, थोड़ा झाड़ फूक करा, इसके ऊपर कुछ जल था उनके हाथ में, वो छिड़क कर जैसे ही छिड़कते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके शरीर से धुआं निकल रहा हो। और जैसे धुआं निकला बाबा समझ गए कि इसके साथ क्या है। तो बाबा बोलते हैं कि क्या दिक्कत थी, बेटा कहीं गया था क्या? तो घर वाले बोले नहीं, कोई काम करने गया था मुंबई में, तो वहीं पर कुछ हो गया हो। बाबा ने बोला कि इसको एक लड़की से बड़ा प्रेम था, खुशी नाम की लड़की थी, जिसकी वजह से ये बड़ा पागल सा हो गया था। बाबा ने बताया कि तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर ये एक बड़ी शक्ति की साधना कर रहा था, अप्सरा सिद्धि की। 41 दिन की साधना में ये 35 दिन की ही साधना करके वहां से भाग आया है और बिना किसी गुरु यंत्र के, बिना किसी गुरु मंत्र के इसने इतनी बड़ी शक्ति को साधा है जिसको साधना मेरे ही बस की बात नहीं। मैं भी ना सोचूं कभी इतनी बड़ी शक्ति के बारे में जो तुम्हारे बेटे ने कर्म किया है। देखिए किस तरीके से बुजुर्ग होता जा रहा है। वो दिन नहीं बीतेगा जब ये खत्म हो जाएगा। मात्र 5 या 6 दिन का मेहमान है तुम्हारा बेटा।
और ये बात जब घर वाले सुनते हैं तो बड़े उदास हो जाते हैं। तो बाबा से इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि बाबा कुछ तो करो, कैसे भी करो, मैं घर बेच दूं, दुनियादारी सब बेच दूं, मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन बाबा ने बोला मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतनी बड़ी शक्ति है, अगर मैंने इसको हाथ लगाने की कोशिश करी तो ये शक्ति मेरे ऊपर ही हावी हो जाएगी। बाबा के बहुत प्रयत्न पर भी वो शक्ति उसके ऊपर से जो अपना असर वो नहीं छोड़ रही थी। बहुत सारे लोगों ने, गांव वालों ने समझाया, बाबा कृपया करके इनका एक ही बेटा है, समझा दो, कुछ तो जो भी होता है पूजा पाठ वगैरह करके करा दो। तो बाबा बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, अगली शनिवार को एक तंत्र साधना करते हैं। उस तंत्र साधना में मैं कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर लगी हुई कोई एक भूत प्रेत साया ही है, क्योंकि अप्सरा सिद्धि में जब तक आप पूरी सिद्धि नहीं कर लेते तब तक कोई अप्सरा आकर आपको वरदान नहीं देती। तो वो अप्सरा नहीं, कुछ और है, कोई बुरी शक्ति इसके साथ लगी है, और इस बुरी शक्ति का ही हमें कहीं ना कहीं समापन करना पड़ेगा। पूरी तांत्रिक विद्याएं करी जाती हैं शनिवार वाले दिन, लेकिन शनिवार की तांत्रिक विद्याओं में कुछ ऐसा हो जाता है कि उस लड़के की जान भी चली जाती है, और यहाँ तक कि तांत्रिक ने जितनी भी सामग्रियों को रखा था वो सामग्रियां भी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि वो शक्ति वहां पर प्रचंड रूप में उनके समक्ष आई हुई थी, और तांत्रिक बाबा के सामने आकर उनके समक्ष इस चीज के बारे में तुरंत बोलकर गई है कि अगर बाबा इस लड़के की जान बचाने में और ज्यादा आपने मदद करी तो मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। और ये बात सुनकर बाबा भी अफरे तफरी में वहां से उठता है और अपने जो भी सामग्रियां थी वैसे ही वहां पर छोड़ता है और भाग जाता है। और ये सारी चीजें गांव वाले देख रहे होते हैं और जान रहे होते हैं, क्योंकि बाबा ने यह साधना इनके घर पर ही करी थी। वो बचकानी हरकत ही कहें या कुछ भी कहें, नियति कहें, लेकिन आज इनके घर का वो बेटा खत्म हो चुका है। और जो बाबा ने साधना करी थी वो भी इनके घर के अंदर ही शनिवार को करी थी। इनके घर के अंदर ही बेटे की मृत्यु हुई है, और मृत्यु भी कोई साधारण नहीं बल्कि असाधारण हुई है। इस वजह से गाँव वाले सारे भयभीत हो चुके हैं, और कहा जाता है कि महीना नहीं बीतता है, धीरे धीरे इनके घर में जो इनके माँ बाप थे उनकी भी मृत्यु भी बड़ी रहस्यमयी तरीके से हो जाती है, और वो घर बड़ा वीरान है। अब उस घर में कोई आता जाता नहीं है। जैसे ही इन लोगों की मृत्यु हो जाती है, पूरे गांव वाले जो अंतिम संस्कार एक दूसरे का किया करते थे, उन लोगों ने इनके घर में जाकर अंतिम संस्कार तक नहीं करा। वो लोग वहीं पर रहकर दफन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। और आज भी वो घर वीरान है और वहां पर कोई आता जाता नहीं है।